नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल में। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं 73rd रिपब्लिक डे के कुछ हाइलाइट्स को डिस्कस करने के लिए। जी हां, मुझे मालूम है कि हर साल की तरह इस बार भी आपने रिपब्लिक डे के अवसर पे जो परेड होती है या डिफरेंट जो शो ऑफ्स होते हैं वो आपने जरूर देखा होगा टीवी पे। हालांकि इस बार हुआ क्या था कि ये जो परेड रही है वो थोड़ा लेट शुरू की गई थी, बिकॉज इसको थोड़ा डिले किया गया था। मतलब कि जो शेड्यूल टाइम था वो 10 बजे था, सुबह 10 बजे था, लेकिन इसको 10:30 बजे शुरू किया जाता है। बिकॉज रीजन ये बताया जाता है कि उस समय विजिबिलिटी काफी कम थी। ऐसा आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, विजिबिलिटी काफी कम यहाँ पे दिख रही है, राइट। तो इस तरीके से एक तरीके से इसको डिले किया जाता है, सुबह 10:30 बजे शुरू किया जाता है, ताकि जो परेड है उसका अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस लिया जा सके। जो ऑडियंस है उसको अच्छे तरीके से ये विजुलाइज हो पाए, अच्छे तरीके से वो लोग इसको एक्सपीरियंस कर पाए। और खास तौर पे जो डिफरेंट एयरक्राफ्ट रहे हैं, उनके जो कारनामे रहे हैं, यानी कि उनका जो फ्लाई पास्ट रहा है, उसको अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस किया जा सके, इस वजह से इसको डिले किया गया था, राइट। बट एनीवे, दैट्स नॉट एन इशू। हम सब ने एक बहुत ही अमेजिंग और एडवेंचरस परेड देखी, राइट दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे अब थोड़ा से जान लेते हैं कि 73rd रिपब्लिक डे की क्या हाइलाइट्स रहे हैं, राइट। तो इस बार का जो रिपब्लिक डे रहा है वो 73rd रिपब्लिक डे रहा है, राइट। ये आप अच्छे तरीके से याद कर लें। और इसकी जो थीम रही है वो आजादी का अमृत महोत्सव रहा है, राइट। तो ये थीम भी अच्छे तरीके से याद कर लें, थीम के टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। और इस बार जो खास रहा है, इस बार जो बदलाव रहा है रिपब्लिक डे में, वो ये रहा है कि जनरली आप इसको जानते होंगे कि जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होते हैं वो 24 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाता था। मतलब कि अभी पिछले साल तक जो भी समारोह होता था, एक तरीके से जो भी उत्सव होता था 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, वो सारे के सारे उत्सव या सारा का सारा सेलिब्रेशन जो है वो 24 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाता था और 30 जनवरी को एंड होता था। लेकिन इस बार इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। इसमें बदलाव ये किया गया है कि ये जो सेलिब्रेशन है, यानी कि रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेशंस हैं वो 23 जनवरी से ही स्टार्ट हो गया था। जी हाँ दोस्तों, 23 जनवरी को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। और अब यहाँ पे एक तरीके से इसको मतलब कि मैंडेटरी कर दिया गया है कि 23 जनवरी से ही स्टार्ट होगा और 30 जनवरी को ये समापन होगा इसका, राइट। और 23 जनवरी को इस बार इसलिए शामिल किया गया है बिकॉज मैं आपको बता दूं कि 23 जनवरी जो होती है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया है। पिछले साल इसको पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया है और इस साल से इस दिवस को, यानी कि 23 जनवरी को जो रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशंस होते हैं उसमें इसको इंक्लूड कर लिया गया है, राइट। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो मतलब ये है कि 23 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक पूरा रिपब्लिक डे के जो डिफरेंट सेलिब्रेशंस हैं, जो डिफरेंट इवेंट्स हैं, वो सब इसमें ऑर्गेनाइज होंगे। और अगर हम यहाँ पे 23 जनवरी की बात करें तो आपको बता दूं कि 23 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक तरीके से डिजिटल स्टैच्यू को अनवील करते हैं, राइट। तो अपने आप में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली वो जो स्टैच्यू है वो ग्रेनाइट की बन के एस्टैब्लिश होनी है, राइट। तो उसको भी एक तरीके से आप अपडेटेड रहिएगा कि वो कब एस्टैब्लिश्ड होती है, राइट। तो यहाँ पे आपको जरूर कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा कि 23 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में क्यों इंक्लूड किया गया है, राइट। और 30 जनवरी को आप सबको मालूम ही है कि 30 जनवरी जो होती है वो मार्टियर्स डे होती है, राइट। तो आप इस डे को भी अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़िएगा, राइट। इसके टर्म में भी क्वेश्चन बनते रहे हैं। और 30 जनवरी आप सबको मालूम है कि ये मार्टियर्स डे होता है, राइट। तो इसको भी अच्छे तरीके से याद कर लें। और दोस्तों, अगर यहाँ पे हम जानना चाहें कि जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, यानी कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया था रिपब्लिक डे के तौर पे, तो आपको मालूम ही है कि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया जाता है, यानी कि देश में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम को लागू किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो डेट है 26 जनवरी जो है वो इससे पहले जुड़ी हुई डेट है। मतलब कि होता क्या है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म इसको बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली रहती है वो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करती है, यानी कि संविधान हमारा बनकर तैयार हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको फाइनली अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन इसको फाइनली 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया जाता है। लेकिन 26 जनवरी इसके पहले की भी डेट है, एक इंपॉर्टेंट डेट है, वो आप जान लीजिए। वो ये है कि 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक तरीके से अनाउंसमेंट की थी, एक तरीके से डिक्लेरेशन किया था कि अब हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, मतलब कि इंडियन इंडिपेंडेंस चाहिए, राइट। तो उस एक तरीके से मतलब वो जो डिक्लेरेशन है उस डिक्लेरेशन को मेमोराइज करने के लिए
या वहां पे जो एक तरीके से कमिटमेंट रखी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा उसको मेमोराइज करने के लिए इस डेट को एक तरीके से रखा गया था, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए, राइट। और इसी डेट पे ही अब रिपब्लिक डे मनाया जाता है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर अब यहाँ पे बात करें रिपब्लिक डे के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की यानी कि परेड की, तो यहाँ पे इसको भी थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। और खासतौर पे 73rd रिपब्लिक डे पे ये परेड किस तरीके से रही है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्या क्या हाईलाइट्स थे, वो भी जानना बहुत जरूरी है। यहाँ दोस्तों रिपब्लिक डे जब भी एक तरीके से मनाया जाता है तो पूरे राजपथ को एक दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है, बहुत ही एक तरीके से देखने में अच्छा लगता है और इस सजावट को देखकर हर भारतीय एक तरीके से गौरवान्वित फील करता है, राइट दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे अगर हम परेड की बात करें यानी कि 73rd रिपब्लिक डे पे जो परेड हुई है उसके क्या हाइलाइट्स रहे हैं तो वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस परेड में इस बार 8 कंटिंजेंट्स रहे हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, राइट। मतलब कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के 8 कंटिंजेंट्स रहे हैं इस परेड में, यानी कि 8 टुकड़ियां रही हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि 8 कंटिंजेंट्स में से 6 कंटिंजेंट्स रहे हैं वो आर्मी के रहे हैं और एक एयरफोर्स का रहा है, एक नेवी का रहा है। जी हाँ, मतलब कि 6 जो कंटिजेंट्स रहे हैं वो आर्मी से रहे हैं, एक एयरफोर्स का रहा है और एक नेवी का रहा है, राइट। टोटल अगर हम यहाँ पे मार्चिंग कंटिजेंट्स की बात करें तो टोटल यहाँ पे 16 मार्चिंग कंटिजेंट्स रहे हैं और इनमें से मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि 8 जो रहा है वो इंडियन आर्म फोर्सेस से रहे हैं, 4 जो रहा है वो सेंट्रल आर्म फोर्सेस से रहा है, यानी कि जो सीआरपीएफ है उसके कंटिजेंट्स रही हैं, यानी कि उसकी टुकड़ियां शामिल थी। 2 इसमें से रही हैं एनसीसी की और एक दिल्ली पुलिस की रही है और एक एनएसएस की रही है, राइट। तो ये नंबर आप जरूर याद कर लें। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट या यूं कह लें, अगर मैं इसको अपने हिसाब से भी आपको बताना चाहूं तो मेरे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट रहा है 73rd रिपब्लिक डे का वो ये रहा है कि इस बार जो फ्लाई पास रहा है वो टोटल 75 एयरक्राफ्ट्स का फ्लाई पास रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इस फ्लाई पास में डिफरेंट जो एयरक्राफ्ट्स हैं इस समय जो इंडियन एयरफोर्स में ऑन सर्विस हैं उन सारे एयरक्राफ्ट्स को एक तरीके से इस फ्लाई पास में रखा गया था। मतलब कि इसमें चाहे हम सुखोई की बात करें, चाहे मिग की बात करें, चाहे हम राफेल की बात करें, ये सारे एयरक्राफ्ट्स इस फ्लाई पास में शामिल थे, राइट। और दोस्तों सबसे खास बात यहाँ पे ये रही है, खास बात एक और आप यहाँ पे जान लीजिए, वो ये रहा है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, जी हाँ आप सब में से अगर ये नाम नहीं जानते तो अच्छे तरीके से जान लीजिए, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो कि भारत की यानी कि देश की पहली वुमन पायलट हैं राफेल जेट्स के लिए। जी हाँ, राफेल जेट्स के लिए पहली वुमन पायलट हैं और इन्होंने मतलब एक तरीके से टैब्लू में ये बैठी थी, ये एक तरीके से ये सलामी दे रही थी, तो अपने आप ही ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था। तो ये नाम आप अच्छे तरीके से याद कर लें, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवानी सिंह। जी हाँ दोस्तों, अगर अब यहाँ पे बात करें कि टेबलॉक्स का क्या एक तरीके से इसमें हाईलाइट रहा है, मतलब कि जो झांकियां रही हैं वो किस तरीके से यहाँ पे शो ऑफ की गई थी और कितनी झांकियां निकाली गई थी, तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि इस परेड में या 73rd रिपब्लिक डे में टोटल 21 टैब्लूज को शो किया गया था। कितनी की गई थी? 21 टैब्लूज को शो किया गया था इस परेड में। और इसमें से अगर आप देखें कि मोटरसाइकिल जो फॉर्मेशन आपने देखा होगा जरूर परेड में, वो भी शामिल था, राइट। और अगर हम यहाँ पे 21 टैब्लूज की बात करें और इसको अगर हम डिवाइड करें तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से 12 जो टैब्लूज रही हैं वो डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज की रही हैं और जो 9 टैब्लूज रही हैं वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट से रही हैं, राइट। तो ये नंबर भी आप अच्छे तरीके से यहाँ पे सेग्रीगेट कर लें, मतलब कि 12 जो टैब्लूज रही हैं वो 12 डिफरेंट स्टेट्स एंड जो यूनियन टेरिटरी जो वहां से ली गई थी और 9 जो टैब्लूज रही हैं वो मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट से रखी गई हैं, राइट। और अपने आप में इन सब का जो एक तरीके से थीम रहा है वो रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो डिफरेंट टैब्लूज हैं इनकी अपनी इंडिविजुअल थीम तो रही ही है, लेकिन जो एक ओवरऑल कॉन्टेस्ट रहा है और खासतौर पे जो रिपब्लिक डे का जो थीम रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, तो उस कॉन्टेस्ट में इन्होंने एक तरीके से अपनी थीम को जस्टिफाई किया था या रखा था, राइट। तो अब यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है कि ये जो टैब्लॉग्स थी या जो ये झांकियां थी इनकी थीम क्या थी, बिकॉज ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टर्म में जरूर इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि इन टैब्लॉग्स की जो थीम रही है वो क्या क्या रही हैं। अगर हम यहाँ पे स्टेट यूटीज टैब्लॉग्स थीम्स की बात करें
तो मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश की जो थीम रही है वो एंग्लो अबोर यानी कि आदिवास, जी हाँ, यानी कि जो यहाँ पे आदिवासी एंग्लो आदिवासी जो युद्ध रहा है उसको एक तरीके से इसमें थीम में रखा गया था। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा ने अपने टेबलॉक्स में जो थीम रखी थी वो थी हरियाणा नंबर 1 इन स्पोर्ट। ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं, और खासतौर पे अगर आपने टोक्यो ओलंपिक्स में देखा हो तो हरियाणा के स्पोर्ट्स पर्सन ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और खासतौर पे पैरालंपिक्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, राइट। तो अपने आप में जरूर ये थीम जस्टिफाई होती है। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जो थीम रही है वो है गोधन न्याय योजना, अ न्यू पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, राइट। तो ये थीम रही है, ये आप अच्छे तरीके से याद कर लें। गोवा की जो थीम रही है वो है सिंबल्स ऑफ गोवान हेरिटेज, राइट। गुजरात की अगर हम बात करें तो ट्राइबल रिवोल्यूशनरीज ऑफ गुजरात थीम रही है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो चेंजिंग फेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रही है। और अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका की थीम रही है कर्नाटका द क्रेडल ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, राइट। तो ये थीम्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब इसको अच्छे तरीके से याद करते जाइए, और खासतौर पर अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेट से रिलेट करते हैं अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए, बिकॉज आपके स्टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो थीम रही है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड स्टेट बायो सिंबल्स ऑफ महाराष्ट्र। और अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय 50 इयर्स ऑफ स्टेटहुड एंड इट्स ट्रिब्यूट टू विमेन लेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड एसएचजीज। जी हाँ दोस्तों, ये एक थीम रही है मेघालय की। और अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब की जो थीम रही है दैट इज पंजाब्स कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल, राइट। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो थीम रही है वो ओडीओपी एंड काशी विश्वनाथ धाम रही है। और यहाँ पे ओडीओपी का मतलब ये है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के थीम के तहत एक तरीके से मतलब ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके तहत मतलब जो भी माइक्रो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज हैं उनके द्वारा एक तरीके से जो स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, या एक तरीके से जो भी रोजगार का सृजन किया जा रहा है, या इस स्कीम के तहत जो भी अचीवमेंट्स हासिल हुए हैं उसको एक तरीके से विजुलाइज करने के लिए यहाँ पे इस झांकी में इसको थीम के रूप में रखा गया है, ओडीओपी एंड काशी विश्वनाथ धाम। और काशी विश्वनाथ धाम मतलब कि जो एक तरीके से वर्ल्ड फेमस यहाँ पे इस कॉरिडोर को बनाया गया था काशी विश्वनाथ धाम को, उसको एक तरीके से विजुलाइज किया गया था, राइट। तो काफी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है ओडीओपी एंड काशी विश्वनाथ धाम, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, खासतौर पर अगर आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं वहां ये जरूर पूछा जा सकता है, राइट। और अगर हम यहाँ पे उत्तराखंड की बात करें तो इसकी थीम रही है प्रगति की ओर बढ़ता उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, ये भी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ पे एक चीज और दिमाग में रखिए कि इन स्टेट्स में से किन स्टेट्स में चुनाव होने जा रहे हैं, ये एक तरीके से आप जरूर दिमाग में रखिए, बिकॉज इन राज्यों में होने वाले चुनाव की वजह से बहुत सारा आपको करंट इवेंट्स मिलने वाला है, और खासतौर पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के टर्म में पूछा जा सकता है, राइट। और दोस्तों अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज रही हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहे हैं, उनके द्वारा जो झांकियां निकाली गई थी उनकी क्या थीम थी, राइट। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे जो मिनिस्ट्रीज रही हैं, डिपार्टमेंट्स रहे हैं, इनकी झांकियां निकली हैं, और ये मिनिस्ट्रीज ऐसे हैं, आप इसको आप दिमाग में रखते जाइए, याद करते जाइए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसकी जो थीम रही है दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रही है। जी हाँ दोस्तों, एनईपी आई है, आपको ये मालूम होना चाहिए। और इस एनईपी के क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से इसको अलग तरीके से देखा जा रहा है, मतलब कि जो प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी है उससे किस तरीके से डिफर करती है, ये आपने जरूर इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़े हैं तो जरूर इसको डिटेल में पढ़ें, बिकॉज ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की, तो इसने भी अपनी टैबलॉग्स निकाली है, मतलब अपनी झांकी निकाली है, और इसकी जो थीम रही है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। जी हाँ दोस्तों, ये इसकी थीम रही है। और जो नेक्स्ट मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और इसकी थीम रही है इंडिया पोस्ट 75 इयर्स एट रिजॉल्व वीमेन एम्पावरमेंट, राइट। और अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की, तो जल जीवन मिशन चेंजिंग लाइव्स इसकी थीम रही है। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसको हम CPWD भी बोलते हैं, इसकी जो थीम रही है दैट इज सुभाष एट दी 125। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि इस बार 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि 23 जनवरी को जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस हैं उन डेज में शामिल कर लिया गया है, यानी कि जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस है वो 23 जनवरी से अब हर साल स्टार्ट होगा, राइट।
और अगर हम यहाँ पे बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, तो मैं आपको बता दूं कि इस बार ये एक तरीके से सीआरपीएफ के लिए डेडिकेटेड रहा है और इसकी जो थीम रही है दैट इज सीआरपीएफ सागा ऑफ वैलोर एंड सैक्रिफाइस, राइट। ये भी आप अच्छे तरीके से याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे अगर आप कोई डिफेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके टर्म में ये पूछा जा सकता है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, यानी कि इस मिनिस्ट्री ने जो झांकी निकाली थी उसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम रही है 150 ईयर्स ऑफ श्री अरबिंदो। जी हाँ, श्री अरबिंदो ये भी एक ग्रेट पर्सनालिटी रही हैं, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के रूप में, या जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा है उस फ्रीडम स्ट्रगल के जितने भी लीजेंड्स रहे हैं, मैंने आपको कई बार बोला है कि सारे जो लीजेंड्स हैं उनको इंडिविजुअली आप जरूर पढ़ लें, डिटेल में पढ़ लें, और उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं खासतौर पे जेल में रहने के दौरान, ये ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, राइट। तो ये देखिए मैं यहाँ पे आपको जो एक तरीके से हाइलाइट्स दे रहा हूं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कॉन्टेस्ट में दे रहा हूं ताकि आप उसको उस तरीके से जोड़ पाएं, बिकॉज ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो हम एक तरीके से सारी हाइलाइट्स को देख रहे हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टर्म में ही देख रहे हैं, बिकॉज अगर क्वेश्चन बन रहा है तो वो आपको एक तरीके से तुरंत आप उसको सॉल्व कर पाएं, राइट। तो पर्पज ये है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की, तो इस मिनिस्ट्री की जो झांकी रही है उसका जो थीम रहा है वो है सेटलिंग टू द फ्यूचर। जी, इस थीम को भी अच्छे तरीके से याद कर लें। और अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट मिनिस्ट्री की बात करें दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, तो इसकी थीम रही है उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो एक तरीके से थीम रखी गई है इसके तहत उड़े देश का आम नागरिक, ये एक तरीके से स्कीम रखी गई है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। ये एक तरीके की स्कीम है, इस स्कीम में किस तरीके के प्रावधान रखे गए हैं, क्या नई सुविधाएं दी जाने वाली हैं नागरिकों को, या जो एक तरीके से यात्री लोग हैं उनको किस तरीके से सुविधाएं मिलने वाली हैं, क्या सहूलियत मिलने वाली है, ये सब आपको एक तरीके से उड़े देश का आम नागरिक स्कीम को ढंग से पढ़नी चाहिए, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि रिपब्लिक डे के अवसर पे जो डिफरेंट पुरस्कार या अवार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस बार किस तरीके से रहा है और कितने पुरस्कार दिए गए हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिटेल लिस्ट नहीं देने वाला हूं, आपको जो डिटेल लिस्ट मिल जाएगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप इसको वहां पे देख सकते हैं, राइट। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक तरीके से नंबर बताने वाला हूँ, फील्ड बताने वाला हूँ, राइट। यानी कि रिपब्लिक डे के अवसर पे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद ने एक तरीके से इस बार 128 पद्म अवार्ड्स को अनाउंस किया था, राइट। कितना है 128 पद्म अवार्ड्स को रखा है और 384 गैलेंट्री अवार्ड्स को एक तरीके से रखा गया था, राइट। और इसके साथ इसमें कुछ और भी अवार्ड्स रखे गए थे, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 128 पद्म अवार्ड्स और 384 गैलेंट्री अवार्ड्स की एक कंप्लीट लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां पे जाएं और इस लिस्ट को जरूर देखें, याद करें, बिकॉज ये हर साल एक तरीके से आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा ही जाता है कि किस आदमी को पद्म अवार्ड मिला है, किस आदमी को पद्म विभूषण मिला है, किस आदमी को पद्मश्री मिला है, ऐसे क्वेश्चन बनता रहता है, राइट। और खासतौर पे जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज रही हैं उनके टर्म में भी क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे पूर्व सीडीएस विपिन रावत की, जिनकी एक तरीके से हेलीकॉप्टर हादसे में दुखद मौत हो गई थी, तो उनको इस बार पद्म विभूषण दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, यानी कि मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया इन दोनों को, राइट। और भी यहाँ पे पद्म अवार्ड जो दिए गए हैं, जो फेमस पर्सनालिटीज हैं डिफरेंट फील्ड्स की, वो कौन कौन सी हैं आपको जरूर अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। दोस्तों देखिए अगर हम यहाँ पे अदर पुरस्कारों की बात करें, और उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 की, यानी कि ये जो पुरस्कार है वो हर साल दिया जाता है, बाल पुरस्कार, तो इस बार भी 2022 में भी इसको रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि इस बार 29 चिल्ड्रन को इसमें सिलेक्ट किया गया था, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए 29 चिल्ड्रन को सिलेक्ट किया गया था। और आपको बता दूं कि ये जो पुरस्कार होता है वो डिफरेंट फील्ड में दिया जाता है, मतलब कि एक तरीके से जो अतुलनीय या अच्छा काम होता है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको ऑनर करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो अगर हम इन फील्ड्स की बात करें तो इनमें जो इनोवेशन फील्ड है उसमें 7 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, सोशल सर्विस फील्ड से 4 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, स्कॉलिस्टिक से 1 बच्चे को सिलेक्ट किया गया है, स्पोर्ट्स से 8 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, आर्ट एंड कल्चर से 6 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, एंड ब्रेवरी यानी कि बहादुरी दिखाने के लिए 3 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, राइट। तो यहाँ पे जो फील्ड्स गिवन है और फील्ड्स में जितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया वो नंबर आप जरूर अच्छे तरीके से याद कर लें, लेकिन साथ में उन बच्चों का भी नाम हो सके तो जरूर याद करें, खास तौर पे अगर आपके स्टेट से कोई बच्चा सिलेक्ट हुआ है, बिकॉज ये एक तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन नेशनल लेवल पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों का नाम यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे अगर उस पर्टिकुलर स्टेट से काफी बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं तो वो नाम अच्छे से याद कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। और अगर हम बात करें यहाँ पे इसको बॉयज एंड गर्ल्स के टर्म में, तो मैं आपको बता दूं कि 15 बॉयज एंड 14 गर्ल्स को एक तरीके से ये अवार्ड दिया गया है। जी हाँ,
15 लड़के और 14 लड़कियों को यह पुरस्कार दिया गया था। टोटल कितने थे? 29 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था, उनमें से 15 लड़कों को रखा गया था और 14 लड़कियों को रखा गया था। और अगर हम यहाँ पे स्टेट्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ये 29 जो चिल्ड्रन रहे हैं वो 21 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से लिए गए थे, राइट। और अगर हम यहाँ पे अवार्ड की बात करें, इसमें मेडल की बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हर एक बच्चे को एक मेडल, एक सर्टिफिकेट और कैश प्राइज दिया जाता है और इस बार भी वो दिया गया है 1 लाख, राइट। तो यहाँ पे मेडल, सर्टिफिकेट और कैश प्राइज 1 लाख का दिया गया है, राइट। इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लें। दूसरा, अगर हम दूसरे अवार्ड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। जहां दोस्तों ये जो पुरस्कार है वो एक तरीके से जो डिजास्टर मैनेजमेंट है या डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में जो सेल्फलेस सर्विस की जाती है किसी इंडिविजुअल के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो उस सेल्फलेस सर्विस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ऑनर करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार ये जो अवार्ड दिया गया है वो, अगर हम इसको इंस्टीट्यूट कैटेगरी में देखें तो इंस्टीट्यूट कैटेगरी में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को ये पुरस्कार दिया गया है। और अगर इसको इंडिविजुअल बेसिस पे देखें, यानी कि इंडिविजुअल कैटेगरी में देखें, तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, राइट। तो अपने आप इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नाम आप अच्छे से याद कर लें। यहाँ पे इंस्टीट्यूट कैटेगरी में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को यह पुरस्कार दिया जाता है और इंडिविजुअल कैटेगरी में विनोद शर्मा को यह पुरस्कार दिया जाता है, राइट। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार थे जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो आप इनका नाम अच्छे से याद कर लें, नंबर याद कर लें और किस पर्सनालिटी को इंडिविजुअल कैटेगरी में या ज्वाइंट कैटेगरी में रखा गया है, दिया गया है, वो भी अच्छे तरीके से याद कर लें, राइट। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बीटिंग रिट्रीट 2022 की, जहां दोस्तों हर साल की तरह इस बार भी आपने बीटिंग सेरेमनी जरूर देखी होगी, जो कि एक तरीके से हर रिपब्लिक डे का एक तरीके से क्लोजिंग इवेंट होता है। जहां दोस्तों अगर हम यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि बीटिंग सेरेमनी में जो आर्म फोर्सेज हैं, आर्म फोर्सेज की कई सारी बटालियंस एक तरीके से इसमें शामिल होती हैं अपने डिफरेंट बैंड्स के साथ, और इन डिफरेंट बैंड्स की जब एक तरीके से रिदमिंग साउंड बजती है तो पूरा का पूरा जो विजय चौक होता है वो डिफरेंट रिदमिंग साउंड से और पैट्रियटिज्म की जो भावना है वो एक तरीके से पूरे विजय चौक में फैल जाती है और जो ऑडियंस होती है ऑब्वियसली वो भी इसको फील करती है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे इस बार की बात करें, यानी कि बीटिंग रिट्रीट 2022 की बात करें, तो इसमें क्या खास रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी इस बार जो है वो एक तरीके से इसमें 1000 ड्रोन्स को इन्वॉल्व किया गया था। मतलब कि एक तरीके से ये विजुलाइज कराया गया है कि किस तरीके से इस सेरेमनी को ऊपर से विजुलाइज किया जा सकता है, या जो दुल्हन की तरह एक तरीके से राजपथ को सजाया गया है वो किस तरीके से विजुलाइज होता है, राइट। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। और खास बात ये दोस्तों कि ये जो 1000 ड्रोन्स इसमें इस बार फैब्रिकेट किए गए थे इस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे ड्रोन्स इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, राइट। ये भी एक तरीके से अपने आप में गौरव वाली बात है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये जो सेरेमनी है वो जरूर देखी होगी, इसका जो लाइव टेलीकास्ट है वो जरूर देखा होगा। और अगर इसको यूट्यूब के टर्म में मैं बात बताऊं तो आपको मैं बता दूं कि दूरदर्शन का जो यूट्यूब चैनल है वहां पे भी इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको आप जरूर वहां पे देख सकते हैं। इसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां पे जाएं और इस सेरेमनी का एक तरीके से आनंद लें, राइट दोस्तों। तो कुल मिला के दोस्तों इस बार यानी कि 73rd जो रिपब्लिक डे रहा वो अपने आप में बहुत खास रहा है। हालांकि इस बार इसमें कोई चीफ गेस्ट शामिल नहीं हो पाया है, जैसे लास्ट ईयर भी कोई चीफ गेस्ट नहीं आ पाया था। लास्ट ईयर भी यूके के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं आ पाते हैं या नहीं आ सके, राइट। और अगर हम इस बार भी बात करें तो इस बार भी सेंट्रल एशिया के प्रेसिडेंट्स को, मतलब सेंट्रल एशिया में आने वाली कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स को भी एक तरीके से चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया था। लेकिन फिर चूंकि यहाँ पे इंडिया में 3rd वेव चल रही है, कोविड की 3rd वेव चल रही है, उसकी वजह से ये सारे चीफ गेस्ट नहीं आ पाते हैं, राइट। और दोस्तों यहाँ पे चीफ गेस्ट के कॉन्टेस्ट में ही मैं चलते चलते आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका आपको आंसर कॉमेंट बॉक्स में देना है। सवाल ये है कि विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इन द रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया कंट्रीज। ऑप्शंस हैं उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान या पाकिस्तान। जहां दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री सेंट्रल एशिया में कंसीडर नहीं की जाती। सेंट्रल एशिया जो रीजन है उसमें जो आने वाली कंट्रीज हैं उसमें किस कंट्री को शामिल नहीं किया जाता है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार जो चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइटेड लोग थे वो सेंट्रल एशिया में आने वाली कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स थे, राइट, लेकिन वो कोविड की वजह से नहीं आ पाते हैं। तो यहां पे आपको बताना है क्वेश्चन में कि कौन सी कंट्री सेंट्रल एशिया में कंसीडर नहीं की जाती है, राइट। आपको मुझे आंसर बताना है कॉमेंट बॉक्स में और मैं देखता हूं कि यहाँ पे कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। हालांकि अगर आप इसका सही आंसर लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे इसको
आपका सही आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसका आंसर जरूर आप पहले अपने ज्योग्राफिकल नॉलेज के हिसाब से या जो भी जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसके हिसाब से इसको समझने की कोशिश करें और आंसर फाइंड करने की कोशिश करें। राइट दोस्तों, सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो 73rd रिपब्लिक डे का हाईलाइट्स है ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने जरूर अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे और नोट भी कर लिया होगा। राइट, सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, बिकॉज वहां पे भी एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती रहती है। राइट दोस्तों, सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू एंड जय हिंद।